नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग 11 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस कड़ी में आज देखते हैं पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इसरो ने किस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो रिसेंटली? तो आपको बताना है ये GSAT-1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सही आंसर क्या है? GSAT-1। वन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी सैटेलाइट के आगे वन लिख दिया जाता है इसका मतलब वो उस क्रमांक में पहला नंबर है, यानी कि इस प्रकार की सैटेलाइट आगे भी आने वाली है। टू है तो इसका मतलब पहले भी आ चुकी है। तो इस तरह की कई सारे सैटेलाइट्स की सीरीज़ होती हैं, उसी के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। समझ में आया? इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी देख लेते हैं ये सैटेलाइट है क्या। ठीक है, इसरो gearing up for GSAT-1 launched on August 12। चेक ये सब फर्जी की बात है। कुल मिला के है कि GSAT विल बी कंट्रीज फर्स्ट स्काई आई और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे बात है कि यह देश का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो क्या होगा, आसमान में आँख की तरह काम करेगा और एक जगह पर हमारी जो है क्या करेगा, निगरानी करेगा। क्यों करेगा बताएंगे आपको। तो ये पहला ऐसा सैटेलाइट है, ठीक है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब भू सर्वेक्षण उपग्रह, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भू सर्वेक्षण उपग्रह है। टू बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा पहले टेक्निकलिटी को समझ लेते हैं। देखिए, सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो पृथ्वी के क्षैतिज रूप से घूमते हैं, ये वाला, और एक जो पृथ्वी के लंबवत रूप से घूमते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो जो ऊपर नीचे कर रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट, या हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा उपग्रह। क्या बोलते हैं बच्चा? ध्रुवीय कक्षा उपग्रह। अच्छा, उपग्रह का मतलब समझते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट वो चीज़ होती है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में अगर कोई चक्कर लगा रहा है उसे सैटेलाइट बोलते हैं। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति बनाया है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर घूमता है तो वो भी सैटेलाइट है। और एक आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, यानी मानव बनाता है, मैन मेड सैटेलाइट्स। तो मैन मेड सैटेलाइट्स दो प्रकार के होते हैं। जो ऊपर नीचे गति करते हैं उनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, और जो पृथ्वी के साथ साथ गति करते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे वो भी घूमते हैं, उन्हें बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आया? हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह। क्या बोलते हैं? एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया कि ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह ये ऊपर नीचे जो गति करते हैं, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनको क्या कहा जाता है? भूस्थैतिक। क्या बोला जाता है? भूस्थैतिक कक्षा। ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सैटेलाइट कर रहे हैं जियो स्टेशनरी भूस्थैतिक, और ये ऊपर नीचे जो गति कर रहे हैं उन्हें पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह कहते हैं। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च होते हैं यानी ऊपर नीचे वाले, ठीक है, ये कहाँ सेट होते हैं? 100 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? 100 से 1100 किलोमीटर कौन से वाले? पोलर सैटेलाइट। और जो जियो स्टेशनरी होते हैं, जो पृथ्वी के साथ साथ जैसे पृथ्वी गति करती है उस तरह से ये मूवमेंट करती है, ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किए जाते हैं। देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है। और ये वाला सैटेलाइट क्या हो रहा है? ऊपर नीचे घूम रहा है वैसे से। तो एक बार में ये एक ही जगह का जो है दृश्य ले सकता है। मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है, इसका फोकस इस जगह पे है, तो एक बार घूम कर जाएगा तो इस तरह से लेकर आएगा, तो ये वर्टिकली कवर करेगा ना, ऊर्ध्वाधर तरीके से कवर कर पाएगा इसको ऐसे। तो क्या एक बार में पूरी पृथ्वी की इमेज ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो इसलिए लगातार घूमता रहता है, जैसे जैसे पृथ्वी आगे आगे जाती रहे ये घूमता रहता है। तो इस तरह से 4-5 घंटे में ये पूरी पृथ्वी की इमेज ले पाता है। समझ में आया? तो ये जो काम होता है पोलर सैटेलाइट, ये क्या करता है? इमेजिंग का काम करता है। इमेजिंग यानी चित्रण का काम करता है। फोटो वोटो खींच खींच के वो सैटेलाइट मतलब जो है वो जो हमारी ऑब्जर्वेटरी होती है, जहाँ पर प्रयोगशाला होती है, वहाँ पे भेजता रहता है। लेकिन जो ये वाली सैटेलाइट होती है तो इनका फोकस एक जगह बना रहता है। कैसे बताते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे ऐसे घूम रही है ना, इधर इधर।
तो ये सेटेलाइट भी तो उसी तरह से घूम रहा है जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है। अगर मान लीजिए पृथ्वी मतलब ये वाली सेटेलाइट का फोकस यहाँ भारत में है, कहाँ पर है, भारत में है, तो जैसे जैसे ये घूम रहा वही उसी तरीके से ये भी घूम रहा है, तो इसका फोकस लगातार भारत पे बना रहेगा। अब समझ में आया। तो अभी तक जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट होते थे, क्या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट या जिसे कहते हैं भू सर्वेक्षण उपग्रह, वो हमेशा पोलर सेटेलाइट होते थे, यानी वो पोलर कक्षा में स्टैब्लिश होते थे। पहली बार इसरो ऐसा कर रहा है कि भू सर्वेक्षण वाला उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च कर रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये भारत पे अगर इसका फोकस कर दिया जाए तो लगातार इसका बना रहेगा फोकस, क्योंकि अगर अगर ये वाला जो होता है एक बार घूम के नीचे चला गया तब तक पृथ्वी क्या होगी, घूम के इधर चली जाएगी, तो वो अपना फोकस लूज कर देगा। लेकिन जो यहाँ वाला है जियो स्टेशनरी वाला, ये लगातार एक जगह पे फोकस बनाए रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, आपको पता है भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं, ये भारत है, ठीक है। तो भारत के बॉर्डर को निगरानी करते रहेगी। तो ये जो सैटेलाइट है सीधे फोकस मान लो यहाँ पे इतना किया हुआ है, तो यहाँ पर लगातार वो तस्वीरें भेजती रहेगी। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई इन्फिल्ट्रेशन करता है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उस तरह की इमेजिंग हमें मिल जाया करेगी। तो ये बहुत ही देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो पहला ऐसा सैटेलाइट है किस तरह का, भू सर्वेक्षण वाला, जो कहाँ स्थापित हो रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित हो रहा है, यानी भूस्थैतिकी कक्षा में स्थापित हो रहा है पहली बार। इसीलिए इसका नाम जी से लिखा गया, जी आई सैट, ठीक है। जी आई सैट मतलब जियो स्टेशनरी इमेजिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी इमेजिंग सैटेलाइट। इसके पहले जो होते थे सारे के सारे वो क्या होते थे, कहाँ इस्टेब्लिश होते थे इमेजिनिंग वाले, वो सारे पोलर में होते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ, क्लियर है। तो दो प्रकार के सैटेलाइट भी समझ में आएगा, ये वाला भी सैटेलाइट समझ में आएगा। अगर पूछा जाएगा कहाँ स्थापित होगा, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाके ग्रेविटी शून्य हो जाती है, इसके बाद ना सैटेलाइट उधर जा पाता है ना इधर जा पाता है, वहाँ पे जाके एक जगह पे फिक्स हो जाता है, क्लियर है। अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन, भारतीय उपग्रह स्पेस उपग्रह नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, के सिवान जी। कौन है, के सिवान। ये कई बार एग्जाम पूछा गया। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है बेंगलुरु कोलकाता में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। तो इसरो तब से ये काम कर रही है। तो लगातार जो भी सेटेलाइट हो गया उस पर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग गया, कि भारतीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा किस दिन प्रतिवर्ष जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय किया गया। विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज जेवलिन थ्रो डे बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने 7 अगस्त को जीता था गोल्ड मेडल, तो उनके सम्मान में क्या कर दिया गया, 7 अगस्त को अब भारतीय जेवलिन डे मनाया जाएगा हर बार, ताकि जेवलिन के लिए युवाओं को आकर्षित किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को पता ही है कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, देश में एथलेटिक्स में पहला मेडल उन्होंने जीता था 125 साल के ओलंपिक के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये सम्मान देने के लिए ये किया गया है। और बाकी कभी पूछ लिया जाएगा मतलब जो हमारा है भारतीय एथलेटिक्स संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुए थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में। बस इतना है, अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सीमा सुरक्षा पुलिस फोर्स के द्वारा पहली बार महिलाओं को असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। विच बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड विमेन असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। समझ में आया। इसके पहले महिलाओं को असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी, क्लियर है। तो ऐसा कौन सा है, तो वो सही आंसर क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, या जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ITBP, ठीक है। ITBP जो पुलिस फोर्स है ये सीमा की सुरक्षा करता है, और ये पहली बार 2 महिलाओं को इसने जो है क्या किया, नियुक्त किया है, ठीक है। कौन कौन सी वो महिलाएं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने क्या किया है, इनको सम्मानित किया है। अभी इन्होंने क्यों सम्मानित किया और देखते हैं, इसको भी देख लेंगे। तो कौन कौन, जिस पहले वो लड़कियों के नाम आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन है, प्रकृति और दीक्षा, ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है। तो दीज 2 विमेन ऑफिसर्स प्रकृति एंड दीक्षा आफ्टर द पासिंग आउट परेड एंड अटेंशन सेरेमनी वेयर दे टुक ओथ टू सर्व द कंट्री, मतलब शपथ वपथ दिलाई गई, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि उत्तराखंड के, क्योंकि जहाँ पे इनके डिप्लॉयमेंट हो गए वो उत्तराखंड होगा। अब समझ लेते हैं कि जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, असम राइफल्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, SSB, ये काम क्या करती है, सारे के सारे भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती हैं। कैसे करती है और देखते हैं। जैसे ये भारत है अपना, ठीक है, थोड़ा सा मैप हो जाएगा ऊपर नीचे,
क्योंकि यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी मार्कर और सब बनाना होता तो हम बढ़िया बना देते हैं। फिर भी जो टेढ़ा है मेरा है बना है। ये भारत की बॉर्डर है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो बॉर्डर है आपका, यहाँ से लेकर ये वाला बॉर्डर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सागरी बॉर्डर है, ओशन है, सी है। तो इसकी निगरानी कौन करता है? इसकी निगरानी करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। समझ में आया? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय तट रक्षक बल। एक गश्त लगाते रहते हैं। समझ में आया? कहीं कोई घुस ना जाए। और बाकी यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो ये आपका पूरा का पूरा ये इधर वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर, समझ में, अलग अलग बॉर्डर पुलिस जो है क्या करती है? निगरानी करती है। जैसे यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ पर कौन करता है? बीएसएफ करता है। कौन करता है? बीएसएफ करता है। क्लियर है? यहाँ पर कौन करता है? बीएसएफ करता है। और जो आपका बांग्लादेश वाला है, यहाँ पर भी कौन करता है? बीएसएफ करता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दो तरह की सीमाओं की सुरक्षा करता है, एक पाकिस्तान वाला और एक बांग्लादेश वाला। ये पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। दूसरा असम राइफल्स। असम राइफल जो आपका म्यांमार बॉर्डर है, ये वाला म्यांमार वाला यहाँ की चौकसी करता है। समझ में आ गया? और जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ये आपका जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चीन वाला बॉर्डर है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और एसएसबी क्या करता है? ये आपका नेपाल वाला बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया? तो एसएसबी नेपाल सीमा पर पोस्टिंग होती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का होती है चीन सीमा पर, असम राइफल्स म्यांमार सीमा पर, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पर होती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। और बाकी नीचे सागर में कौन होती है? इंडियन कोस्ट गार्ड होती है। कौन सी होती है? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब समझ में आ गया? क्लियर है? अब हुआ क्या, आईटीबीपी जो बॉर्डर पुलिस है, इसका मेन जो पोस्ट इनको मिला है प्रकृति और दीक्षा को, ये उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात होंगे, इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया। क्लियर है? समझ में आया? अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, आईटीबीपी के बारे में। तो ये कहाँ पर नियुक्त किया जाता है? जैसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी चीन के बॉर्डर के आसपास ये पोस्टिंग की जाती है। कब स्थापित हुआ था? जैसे कि आपको पता है 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसी समय इसको इमरजेंसी में बनाया गया था। ठीक है, तो आईटीबीपी वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1962। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ज़्यादातर सबके हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल जिसे बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल कौन है? एसएस देशवाल। कौन है? एसएस देशवाल इसके क्या है? डायरेक्टरेट जनरल है। क्लियर है? तो ये थी आईटीबीपी के बारे में। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? मतलब इससे पहले क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की थी? नहीं, ये आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली। ही बिकम विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू चेयर यूएनएससी। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए, मतलब जो है इन्होंने नारियल फोड़ दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता की है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है, क्यों न्यूज। ध्यान दीजिए, हमने आपको पढ़ाया था पिछले न्यूज़ में। ये देखिए न्यूज़ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं ये सब उसमें बताया गया है कि सीमा सुरक्षा पर ये भाषण देंगे, उसी पर होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो है 6 अंग होते हैं। कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? 6 अंग है। उनमें से एक कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, सेक्रेटरीट है, और 2 और भी है, 2-3 और भी है। ठीक है, वो कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी आज यूएनएससी के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ को। इसकी स्थापना कब हो रही है? स्थापना वही हुई थी कब? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का नाम से लग रहा है कि पूरी दुनिया में शांति, क्या पूरी दुनिया में शांति व सुरक्षा स्थापित करना इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी हो। समझ में आया? तो इसके लिए क्या करती है? ये साल भर में बैठकें करती हैं, और बैठक करके पूरी दुनिया का एजेंडा तय करती हैं। तो जैसे इस बार क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जो आपका मैरी टाइम सिक्योरिटी है, उसको कैसे और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, उसको लेकर ये भाषण दिए हैं। ठीक है, उसकी लेकर रणनीति बनेगी। जो ये भाषण देंगे, जो ये दिशा तय करेंगे, उसी पर सारे के सारे बाकी जो हैं देश है, उनको जो उसके सदस्य देश है मानना पड़ेगा। अब प्रश्न तो मोदी जी को ही ये सम्मान क्यों मिला? तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर होते हैं। अब कुल कितने मेंबर होते हैं ये पूछा जाएगा, तो कुल 15 होते हैं। एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंट हमने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, याद आया? तो पहले क्या होते हैं? परमानेंट, और क्या होते हैं? नॉन परमानेंट। देखिए, परमानेंट 5 मेंबर हैं। कितने? चाइना, फ्रांस, रशिया। इसको देखते रहिए थोड़ा सा, और जूम कर देते हैं। ठीक है, मेंबर कौन कौन है? चाइना,
फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपके परमानेंट मेंबर है जिन्हें P5 नेशन कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि P5 नेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं या नहीं है, इस तरह से। तो याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये P5 परमानेंट थे। परमानेंट मतलब इनका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा से हैं। और कुछ देश हैं क्या जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जैसे 10 कितने हैं और इनकी संख्या कितनी है, 10। ये इनको 2 साल का कार्यकाल मिलता है। ये 10 के 10 जो है नॉन परमानेंट वाले, एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड दी ये एक और नाम है ट्यूनीशिया, वियतनाम, मतलब ग्रेनेडिन्स और ट्यूनीशिया, वियतनाम। ये 10 देश हैं, इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को भी अस्थायी सदस्यता मिली है, कब के लिए, 2021 और 2021 से 2023 तक के कार्यकाल के लिए। तो 2 साल के लिए भारत को भी मिल गई है मेंबरशिप। और आपको क्या होता है, जो अध्यक्षता होती है, प्रेसिडेंटशिप होती है, वो हर महीने चेंज होती है। पिछले महीने जैसे फ्रांस ने अध्यक्षता की थी, कहाँ गया फ्रांस, ठीक है ये। तो इस बार इंडिया को अध्यक्षता मिली है, तो जाहिर सी बात इंडिया की अध्यक्षता मिले तो बैठक को कौन संबोधित करेगा, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये सम्मान दिया गया कि आप संबोधित कीजिए, क्योंकि इस बार के जो अध्यक्षता मिली थी वो भारत को मिली थी। तो एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत किस महीने की अध्यक्षता कर रहा है, तो अगस्त का कर रहा है, अगस्त 2021। ठीक है, दूसरी बात, कब से कब तक का भारत का कार्यकाल है, 2021 से लेकर 2023 तक का कार्यकाल है भारत का। समझ में आ गया, बस बहुत है इतना। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन आज का। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ विमेन कमीशन ऑफ इंडिया? अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। सही आंसर क्या है? रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया गया है। ये पहले से ही महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अब इनको जो है एक एक्सटेंशन दे दिया गया, 3 ईयर एक्सटेंशन, मतलब 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। ठीक है, ये अगस्त 2015 में एज अ मेंबर मतलब जुड़ी थी। फिर 2017 से 2020 तक का क्या हुआ, इनको जो है क्या बनाया गया, रेखा शर्मा जी को ये अध्यक्ष बनाया गया। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो फिर से इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। समझ में आया? बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नियुक्ति कौन की है? जाहिर सी बात है, महिला जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, ये किसके अंदर आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस समय कौन कौन मंत्री हैं इसकी है कौन? आपकी स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी है। तो स्मृति ईरानी जी के कहने पर या उनके जो है क्या कहते हैं आदेश या निर्देश पर इनका फिर से क्या किया गया है? एक्सटेंशन दिया गया है सर्विसेज का। समझ में आ गया? इनकी सेवा का विस्तार दिया गया है, 3 साल तक के लिए है। ठीक, इनका कार्यकाल 7 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा और 3 साल बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं इनके काम क्या होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या होता है? सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के जान लेते हैं। तो ये कब स्थापित हुआ था? 1992 1992 एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और चीज़ पूछी जाती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और स्थापित कब हुआ था? 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। क्लियर है? दूसरी बात, काम क्या करते हैं भाई महिला आयोग की अध्यक्ष? देखिए, पूरे भारत के अंदर महिला से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा, समानता का मुद्दा, लैंगिक भेदभाव का मुद्दा, ठीक है, एजुकेशन का मुद्दा, पॉलिटिक्स का मुद्दा, अलग अलग जो महिला से रिलेटेड जितने भी मल्टी डायमेंशनल जो है चैलेंजेस हैं, जो भी बहुआयामी जो भी उनके मुद्दे हैं, सभी को क्या करना? एड्रेस करना, और एड्रेस करके सरकार को सुझाव देना। और सरकार को सुझाव के देने के साथ साथ जो भी योजनाएं बन रही हैं महिला से संबंधित, उस पर भी इनको सुझाव देना होता है। तो अब समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर कहीं महिला के साथ किसी तरह का अन्याय होता है तो भी ये क्या कर सकती है? ये समन जारी कर सकती है वहाँ के पुलिस ऑफिसर को, वहाँ के डीएम को, कि भैया ये हुआ कैसे, इस महिला के साथ ऐसे अत्याचार हुआ कैसे। तो महिलाओं से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनकी देख रेख की जिम्मेदारी इनकी है। समझ में आ गया? क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और करंट अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? अरे इसका इंग्लिश नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, फिर से मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। अब आपको बता दें ये है क्या। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नीति लेकर आई एजुकेशन पॉलिसी, कब? 2020 में, कोरोना काल के दौरान। और उसका मानना था, ये देखो पॉलिसी क्या होती है, कुछ एजेंडा तय कर दिया जाता है कि ये हमारा लक्ष्य है,
इस तरीके से हम इसको प्राप्त करेंगे, ये हमारे तरीके हैं। दूसरी बात, हम इतना बजट तय करेंगे, इतना एजुकेशन में रिसर्च में देंगे, इतना प्राइमरी एजुकेशन को देंगे, इतना इंटरमीडिएट एजुकेशन को देंगे, इतना हायर एजुकेशन को देंगे, इतना टेक्निकल एजुकेशन को देंगे, इतना वोकेशनल ट्रेनिंग को देंगे। तो जो शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण के साथ ये मतलब बनाया जाता है कि कैसे भारत की शिक्षा को और इम्प्रूव किया जाए हर स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर। समझ में आ रहा है? तो इसको लेकर 2020 में एक नीति आई थी। अच्छा, इससे पहले भी क्या कोई नीति आई थी? हाँ, 1986 में भी एक नीति आ चुकी है, उससे पहले भी नीति आ चुकी है। तो 32 कितने बाद, देखो 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है, तो बहुत लेट आई है। हर 10, 12, 15 सालों में एजुकेशन पॉलिसी आ जानी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो 1986 के बाद अब आया है। आने के बाद क्या? अच्छा, प्रश्न उठता, केंद्र ने बनाया तो राज्यों को क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्या है बच्चा, एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में एक सूची है, एक लिस्ट है, जिसे कंकरंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इंग्लिश में? कंकरंट लिस्ट, कंकरंट लिस्ट। समझ में आया? समवर्ती सूची का विषय है एजुकेशन, मतलब इस पर नीति राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बनाते हैं। तो केंद्र ने बना के दे दिया, अब राज्य उसको अपने हिसाब से लागू कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेगा। ये रहा न्यूज, ठीक है, देख लिए। यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक। राष्ट्रीय से, और इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आपको पता होना चाहिए कौन है इस समय। धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी। अब कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक, जिसकी राजधानी आपको दिख रहा है बेंगलोर है, ठीक है। इसका गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है बच्चा? थावरचंद गहलोत। इसका जो चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ नहीं लिखना भूल गया हूँ, बसवराज जो है मुंबई, बसवराज मुंबई। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने, तो पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क इसमें बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख। तो ये 5 प्रमुख नेशनल पार्क है। फिर से देख लीजिएगा, बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख। एक एक याद करते रहो, रोज रिवाइज होता रहेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर कौन सी है? हम्पी, वेस्टर्न घाट और विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी, वेस्टर्न घाट और विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य ने बसाया था, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शासकों ने बनवाया था, ठीक। इंपॉर्टेंट पीक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, ठीक है, ये पश्चिम घाट पर है, ठीक है। और इकॉनमी की अगर बात करें तो ये सिल्क यानी कि रेशम, पेपर यानी कि काली मिर्च, और कॉफ़ी यानी कि कहवा के उत्पादन में नंबर 1 है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कर्नाटक। एक और चीज़ है, अब आज से मैं ये भी करूँगा कि एक बच्चे ने सुझाव दिया था कि स्टेट में अब हम वहाँ की प्रमुख डांस को भी कवर करेंगे, तो इससे एक और स्टैटिक हमारा कवर होगा। तो कर्नाटक की सबसे प्रमुख डांस है जो कि यहाँ की फॉक डांस है। ये ध्यान दीजिए, क्लासिकल डांस नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य, यक्षगान। ये बहुत बार पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यक्षगान किस राज्य के का लोक नृत्य, तो ये कर्नाटक का है। तो ठीक है, आज 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि टेक्निकल था। जहाँ कहीं कोई भी समस्या हो, सुझाव हो, आप बेहिचक दे सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर है जो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल। आज हैव अ ग्रेट